अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एसेंशियल ऑफ ए सैम्पल। लास्ट क्लास में हमने लास्ट दो क्लासेस हमने जो लिए थे उनमें हमने सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड पढ़ा था और उनके फीचर्स, उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हमने वहाँ पर पढ़े थे। आज हम चूँकि लास्ट क्लास में हमने सैम्पल मेथड पढ़ा था, तो किस तरह से हम यानी सैम्पल मेथड इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर उसकी यानी इसका यूज़ वाइड स्प्रेड होता है और कहाँ पर वो सूटेबल है यूज़ करना और कहाँ पर उसको यूज़ नहीं किया जाता है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में। आज हम देखते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ ए सैम्पल, एक अच्छा जो गुड सैम्पल होगा उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक सैम्पल जो होता है, जो हम लेते हैं टोटल पॉपुलेशन से, जो हम कुछ ही आइटम उसको सिलेक्ट करके उनसे जो रिजल्ट पे ड्रा करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशंस या एसेंशियल्स ज़रूरी है जो एक सैम्पल में होने चाहिए। इन ऑर्डर टू अराइव एट एन अनबाइस्ड एंड राइट कंक्लूजन, ए सैम्पल मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़ और एसेंशियल्स। अगर हम अनबाइस्ड डेटा चाहते हैं, अनबाइस्ड रिजल्ट्स चाहते हैं जिसमें किसी किस्म की बाइस्डनेस ना हो, यानी अनड्यू फेवर जिसमें किसी तरफ ना हो, या अनड्यू इम्पोर्टेंस किसी चीज़ यानी किसी वेरिएबल का ना हो, की ना हो, या किसी चीज़ की ना हो, यानी इसी तरह से राइट कंक्लूजन्स, सही नतीज पर अगर हम पहुंचना चाहते हैं एक सैम्पल डेटा से, तो सैम्पल में जो ये नीचे दिए हुए हैं ये क्वालिटी ज़रूरी होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ द सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव। ए सैम्पल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। एक सैम्पल पूरे ये जो यूनिवर्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी सैम्पल में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो पूरी यूनिवर्स जो है हमारी, या पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है, यानी यूनिवर्स ऑफ आवर स्टडी और द पॉपुलेशन ऑफ विच इज़ द फोकस ऑफ आवर स्टडी, जो हमारी पॉपुलेशन है या जो हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर स्टडी है, जिसको हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक सैम्पल में भी रिप्रेजेंट होने चाहिए। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हर एक यूनिट जो पॉपुलेशन का होगा, यूनिवर्स का होगा, उसको इक्वल चांस होगा कि वो उसको सैम्पल में सिलेक्ट किया जा सके, यानी हर एक को इक्वल चांस है। फिर हम सभी यूनिट्स को सिलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, मगर हर एक को इक्वल चांस होना चाहिए। अगर 100 यूनिट्स हैं, हर एक को इक्वल चांस होना चाहिए सिलेक्ट होने का, क्योंकि हर एक यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करे यूनिवर्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। इसी तरह से दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इंडिपेंडेंट। ऑल यूनिट्स ऑफ ए सैम्पल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर एक यूनिट जो पॉपुलेशन का होगा या यूनिवर्स का होगा, दीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इन अदर वर्ड्स, इंक्लूजन ऑफ वाइट आइटम इन द सैम्पल शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द इंक्लूजन ऑफ सम अदर आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। ये इस वजह से कि ये जो सभी यूनिट्स एक यूनिवर्स के या पॉपुलेशन के हैं, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक यूनिट को सिलेक्ट करें, एक यूनिट की सिलेक्शन दूसरे यूनिट की सिलेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। यानी ये कि अगर हम एक को सिलेक्ट करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल करेक्ट यूनिट जेड को, यूनिट जेड या यूनिट आर को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए ज़रूरी ये नहीं होना चाहिए कि यूनिट एच भी हमें सिलेक्ट करना है। तो दी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। चाहे हम यूनिट एच को सिलेक्ट करें या ना करें, हम अगर आर को सिलेक्ट करते हैं, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एच। इसी तरह से अगर हम ए को सिलेक्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि बी को भी सिलेक्ट करना है। अगर बी को सिलेक्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि ए को सिलेक्ट करें। तो दी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक की सिलेक्शन दूसरे की सिलेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। होमोजीनिटी, इफ मोर देन वन सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए यूनिवर्स, दीज सैंपल शुड बी होमोजीनियस एंड नॉट कॉन्ट्रेडिक्टरी टू ईच अदर। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ही यूनिवर्स से दो सैंपल सिलेक्ट करते हैं, अगर हम एक ही यूनिवर्स, एक ही पॉपुलेशन से दो सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो ये सैंपल्स होमोजीनियस होने चाहिए। दीज सैंपल्स शुड मैच ईच अदर। और इन अदर वर्ड्स, ये जो दो सैंपल्स हैं हमने कलेक्ट किए एक ही यूनिवर्स से, एक ही पॉपुलेशन से, इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। दीज शुड नॉट बी कॉन्ट्रेडिक्टरी, यानी एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्शन इनमें नहीं होना चाहिए कि एक सैंपल एक रिजल्ट दिखाता है, दूसरा सैंपल उसके बरक्स रिजल्ट दिखाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि सैंपल्स में होमोजीनिटी होनी चाहिए।
और ये उसी वक्त हो सकता है जब डेटा भी, जब यूनिवर्स भी होमोजीनियस हो, तब ही हम उससे ये सैम्पल सिलेक्ट कर सकते हैं। एडुकेसी, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैम्पल शुड बी फेयरली एडुकेट सो दैट सम रिलायबल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन कवरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल। और ये भी ज़रूरी है कि एडुकेट नंबर ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट किया जाना चाहिए सैम्पल के लिए, ताकि हमें रिलायबल कंक्लूजन्स हम ड्रा कर सके, हमें रिलायबल रिजल्ट्स मिल सके, ताकि इससे फिर पूरे करेक्टरिस्टिक्स जो यूनिवर्स के हैं उनको कवर किया जा सके। यानी नंबर ऑफ आइटम्स जो एग्जाम्पल में हों, दे शुड बी फेयरली एडुकेट, वो एडुकेट होने चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। यानी जो हम सैम्पल सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, दैट शुड बी एडुकेट, दैट शुड नॉट बी टू स्मॉल। उस फॉर एग्जाम्पल स्कूल में 2000 बच्चे हैं, हमने सैंपल लिया है 10 बच्चों का, इट विल नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव अगर हमने इतना छोटा सैंपल लिया है। जैसा कि स्टैटिस्टिशियंस बताते हैं 25 to 30% जो पॉपुलेशन होती है, ये पूरी पॉपुलेशन, उसकी जो 20 to 30% ये जो कह सकते हैं ये जो परसेंटेज है, अगर हमारी पॉपुलेशन सपोज फॉर एग्जांपल 1000 है, या हमारी यूनिवर्स में आइटम्स, टोटल आइटम्स है 1000, तो 25 to 30% जो है सैम्पल, दैट विल बी एडुकेट, दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव। ये यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बन सकता है। यानी नंबर ऑफ आइटम्स जो एक सैंपल में होंगे, दे शुड बी फेयरली एडुकेट, ये अच्छी तादाद में होने चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो कि 1000 में से वो 800 सेलेक्ट करे, तो उसको फिर उस सैंपल से बेहतर था कि वो सेंसस मेथड ही अडॉप्ट करे, बल्कि उसको एक यानी एक साइंटिफिक बैलेंस या एक स्टैटिस्टिकल बैलेंस इसमें स्ट्राइक करना है, कि इस हिसाब से बैलेंस स्ट्राइक करना है कि रिजल्ट्स हमारे रिलायबल रिजल्ट्स हमें ड्रा हो सके, रिजल्ट्स हमारे रिलायबल कंक्लूजन्स हम अचीव कर सके। उसके लिए 25 to 30% हमें ये जो पॉपुलेशन है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो एडुकेट होना चाहिए, ताकि हम पूरी यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से कवर कर सकें। यहाँ पर 2 बेसिक एसेंशियल्स ऑफ ए गुड सैंपल, दीज आर, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, दीज आर द सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स पॉपुलेशन, कि सैंपल जो है पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंटायर यूनिवर्स या पॉपुलेशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे। दैट द सैंपल मस्ट बी एडुकेट एनफ टू ऑफर रिलायबल कंक्लूजन, और सैंपल एडुकेट एनफ होना चाहिए, लार्ज एनफ होना चाहिए, ताकि वो रिलायबल कंक्लूजन हमें प्रोवाइड कर सके। फिर हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, फॉलोइंग और द प्रिंसिपल मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग दिए हुए हैं। फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये है मेथड्स, मेजर मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग मेथड के प्रिंसिपल मेथड्स और ये जो मेन मेथड्स सैम्पलिंग के हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं एक एक करके इनको पढ़ते हैं हम। रैंडम सैम्पलिंग, random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग का वो मेथड है जिसमें हर एक ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, हर एक और आइटम जो यूनिवर्स का है उसको इक्वल चांस होता है सैंपल में सिलेक्ट होने का। रैंडम सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड ऑफ सैम्पलिंग है जिसमें हर एक आइटम जो यूनिवर्स का है उसको इक्वल चांस होता है, यानी उसको इक्वल चांस होता है सैंपल में सेलेक्ट होने का। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 स्टूडेंट्स में हम स्लिप्स बनाएंगे 1000 स्टूडेंट्स की, तो फिर उसमें ड्रा करेंगे हम, लॉटरी के जरिए हम उसको में से ड्रा करेंगे, तो उसमें कोई भी स्टूडेंट फिर सिलेक्ट हो सकता है। हर एक को इक्वल चांस है, किसी को ज़्यादा चांस इसमें नहीं है, क्योंकि इट इज़ बेस्ड अपॉन मियर चांस, चांस हर एक को सेम है। In other words, there is an equal probability for every item of the universe being selected in the sample. यानी दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि there is an equal probability, हर एक की को equal probability होनी चाहिए, हर एक आइटम को equal probability होनी चाहिए कि वो उसको सिलेक्ट किया जाए सैंपल में। Which of the various items of the universe would get which of the various items of the universe would get selected in the sample is beyond the control of the investigator, कि कौन से आइटम्स फिर यूनिवर्स में से सिलेक्ट हो जाएंगे सैंपल में, इट शुड बी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्शियंस और
द विल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ये इन्वेस्टिगेटर की विल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए या उसकी डिस्क्रिशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि उसकी मर्जी पे वो डिपेंडेंट हो, बल्कि ये जो रैंडम सैम्पलिंग हम देखते हैं कि इसमें इट डिपेंड्स अपॉन द चांस फैक्टर कि हर एक को इक्वल प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की सैंपल में हर एक आइटम को। द सिलेक्शन इज लेफ्ट एंटायरली टू द चांस फैक्टर्स। सिलेक्शन जो है इट इज़ left up to the chance factors. This method is used particularly when various items of the universe are homogeneous or identical to each other. इस मेथड को सिर्फ उसी वक्त यानी मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब यूनिवर्स के जो आइटम्स होते हैं वो होमोजीनियस और आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के साथ। दिस मेथड इज़ इम्पार्शियल एंड इकोनॉमिकल। ये मेथड इम्पार्शियल है, इसमें किसी की तरफ से कोई हिंड्रेंस या किसी की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस इसमें नहीं होता है, और ये इकोनॉमिकल भी है, इसमें कम कॉस्ट लगता है। रैंडम सैम्पलिंग में बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। रैंडम सैम्पलिंग हम इन फॉलोइंग मेथड्स के जरिए से अंजाम दे सकते हैं। लॉटरी मेथड, इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉटरी मेथड यानी अगर हमारे पास 1000 आइटम्स हैं तो हर एक के लिए हम एक पेपर स्लिप बनाएंगे, एक स्लिप बनाएंगे हर एक आइटम के लिए, उस पर उसका नंबर लिखेंगे या उसका नाम लिखेंगे। दी स्लिप्स आर शफल्ड इन अ बॉक्स। उनको फिर हम एक बॉक्स में रखते हैं, फिर उनको शफल करते हैं, ये उनको मिक्सअप करते हैं। देन इम्पार्शियली सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन टू फॉर्म ए सैम्पल ऑफ द यूनिवर्स। तो फिर हम उसमें से कुछ स्लिप्स को ड्रा करते हैं, तो फिर उस जितने स्लिप्स हमने ड्रा की वही हमारा सैम्पल बनता है, वही हमारा सैम्पल फॉर्म करता है। टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, या हम टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स बनाते हैं, दूसरा मेथड जो है रैंडम सैम्पलिंग का। Some statisticians have prepared a set of tables called tables of random numbers. A sample is framed with reference to these tables. कुछ स्टैटिस्टिशियंस जो है उन्होंने टेबल्स फॉर्म किए हैं जिनको कहा जाता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ए सैम्पल इज फ्रेम्ड विथ रेफरेंस टू दीज टेबल्स। एक सैम्पल को फ्रेम किया जाता है विथ रेफरेंस टू दीज टेबल्स। ऑफ ऑल दीज टेबल्स टिपेट्स टेबल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। टिपेट्स टेबल जो है वो मोस्टली वाइडली इसमें यूज होता है। यूजिंग 41,600 figures, Tippett has involved 10,400 numbers comprising of 4 units each. For the use of this method, all items of the universe are first arranged in an order. Then, using Tippett table, the required number of items are selected as are needed for a sample. यानी अगर हम टिपेट मेथड को इस्तेमाल करना है तो हमें पहले जो आइटम्स है यूनिवर्स के उनको पहले अरेंज करना है एक ऑर्डर में, फिर टिपेट टेबल को इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है सैंपल के लिए। पहले हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या है रैंडम मेथड के। मेरिट्स रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स ये हैं, इसकी क्वालिटीज़ ये हैं। दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इसमें पर्सनल बायस जो इन्वेस्टिगेटर का होता है, पर्सनल इन्फ्लुएंस जो होता है ये इट इज़ फ्री फ्रॉम दैट। यानी इसमें इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायस पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं चलता है, वो इससे फ्री होता है ये मेथड। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर एक आइटम जो यूनिवर्स का है उसको इक्वल चांस होता है कि उसको सिलेक्ट किया जाए सैंपल में। द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। तो यूनिवर्स जो है उस वो पूरी यूनिवर्स जो है इट गेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, क्योंकि सैंपल पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। डिमेरिट्स, however there are two notable demerits of this method. These are as under। इसके कुछ मेन डिमेरिट्स हैं वो ये हैं। दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। जो डिफरेंट आइटम्स होंगे यूनिवर्स में उनकी यहाँ पर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन गारंटीड नहीं होती है। इस मेथड में ये मेथड जो है ये गारंटी नहीं करता है या प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है डिफरेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स को। यूनिवर्स के जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है इस मेथड में। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। सपोज फॉर एग्जांपल यूनिवर्स में कुछ आइटम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ आइटम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको कोई खास वेटेज इसमें नहीं दिया जाता है। उनको इंपॉर्टेंट वेटेज या उनको यानी हायर वैल्यूज़ या वेटेज कोई इंपॉर्टेंट वेटेज नहीं दी जाती है। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। ये जो रैंडम सैम्पलिंग है ये वेटेज नहीं देती है इंपॉर्टेंट आइटम्स जो होते हैं यूनिवर्स के, जो ज़्यादा वेरिएबल आइटम्स होते हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं यूनिवर्स के, तो उनको ज़्यादा ये वेटेज नहीं देती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। तो फॉर अगर हमें इंडिया में ये कार प्रोडक्शन या ये जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है
जो ये गाड़ियाँ बनाती हैं इंडस्ट्रीज़, ये जो कंपनीज बनाती हैं, इन पूरी फर्म्स को फिर हम एक इंडस्ट्री बोलते हैं, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जो हैं, उनको हमें कुछ स्पेसिफिक वेटेज देनी होंगी, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन, उनका मार्केट शेयर दूसरी कंपनी से ज़्यादा है। तो सैम्पलिंग में भी उनको ज़्यादा ही कुछ वेटेज देनी पड़ेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि सुजुकी है, उसका मार्केट शेयर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से टाटा है, इसी तरह से हम देखते हैं होंडा है, उनके मार्केट शेयर्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यानी दोज कंपनीज विच डू नॉट हैव दैट मच ऑफ ए शेयर इन द मार्केट। जैसे कि टोयोटा, उसका ज़्यादा शेयर नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जीप, उसका ज़्यादा शेयर मार्केट में नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं रेनॉल्ट, उसका भी ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट आइटम्स जो हैं उनको ज़्यादा हमें वेटेज देनी होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक और, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं इंडिया में पर कैपिटा इनकम की, तो हम या लोगों के लाइफस्टाइल या लोगों के पर कैपिटा इनकम या लिविंग स्टैंडर्ड की हम स्टडी करना चाहते हैं अक्रॉस द स्टेट्स, तो उसमें हमारी स्टेट्स हैं बिहार और इसी तरह से यूपी, वो भी इसमें आती हैं। मगर यूपी और बिहार जो है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उनकी पॉपुलेशन, दे हैव ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, देयरफॉर उनकी जो वेटेज है दैट शुड बी ग्रेटर। उनको थोड़ा ज़्यादा कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, उनको थोड़ा वेटेज हमें देनी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेटेज जो फिर हम मेथड अडॉप्ट करेंगे उसके हिसाब से। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं यूनिवर्स के, उनको यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग में कोई खास वेटेज, कोई इंपॉर्टेंट वेटेज, यानी उनको कोई वेटेज नहीं दी जाती है। रैंडम सैम्पलिंग जो है ये हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग नहीं है। ये एक चीज़ इंसान को ध्यान में रखना चाहिए, ये हैप्पैज़र्ड मेथड नहीं है। नोट द डिफरेंसेस। इसमें हम देखते हैं कि हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में जो इंपॉर्टेंट ये जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग जो है ये सैम्पलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग होती हैं। हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग। हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग जो है ये कोई रूल्स ऑफ सैम्पलिंग के रिलेटेड नहीं होती, इसमें कोई रूल सैम्पलिंग का अप्लाई नहीं होता है। ये जो मर्जी है आपको, जिसको जो मर्जी हो जाएगी स्टडी करने वाले को, अगर उसने हैप्पैज़र्ड मेथड अपनाया है, हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग की है, तो उसको अपनी मर्जी के हिसाब से वो किसी भी आइटम को यानी सिलेक्ट कर सकता है, चाहे वो फिर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे या ना करे, चाहे एडुकेट सैंपल हो या इनएडुकेट सैंपल हो। से रैंडम सैम्पलिंग अलाउज एवरी आइटम एन इक्वल चांस और इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। रैंडम सैम्पलिंग में हर एक आइटम जो है उसको इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का सैंपल में। हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग डज नॉट अलाउ एवरी आइटम इन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग इसके बरक्स जो है वो इक्वल चांस प्रोवाइड नहीं करती है हर एक आइटम को यानी सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए। उसमें हाँ यानी डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर और द डिस्क्रिशन ऑफ द रिसर्चर। हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि ये जो सैंपल सिलेक्शन होता है इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर और द इन्यूमरेटर। इसमें इक्वल चांस हर एक आइटम को नहीं मिलता है। दूसरा मेथड जो हम देखते हैं सैम्पलिंग का, दैट इज पर्पसिव और डिलिबरेट सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। पर्पसिव सैम्पलिंग में हम देखते हैं ये एक ऐसा मेथड है सैम्पलिंग का जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद चॉइस करता है सैंपल आइटम्स की, खुद सिलेक्शन करता है सैंपल आइटम्स की जो उसकी ओपिनियन में उसको लगता है कि बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनिवर्स के। यानी जो आइटम इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि यही आइटम सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्स को, उन्हीं को वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर खुद इन्वेस्टिगेटर यानी चॉइस करता है, यानी सिलेक्शन करता है सैंपल आइटम्स की जो उसके हिसाब से बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनिवर्स के। दस इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम्स इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर्स, इट इज सिंपली मेड बाय चॉइस। तो इस मेथड ऑफ सैम्पलिंग में सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम्स जो है इट इज़ नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर्स, ये चांस फैक्टर्स पे इसको नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि इट इज सिंपली मेड बाय चॉइस। ये सिंपली चॉइस के ज़रिए से ये सिलेक्ट किया जाता है सैंपल, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद सिलेक्ट करता है सैंपल को, सैंपल आइटम्स को जो उसके हिसाब से पॉपुलेशन को अच्छी तरह से या यूनिवर्स को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
This method of sampling is specifically suitable when some of the items in the universe are of specific significance and ought to be included in the sample. ये method sampling का उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कुछ आइटम्स यूनिवर्स के स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस के होते हैं, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, और उस वक्त उनकी ज़रूरत होती है कि उनको इंक्लूड किया जाए सैम्पल में. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टिगेशन इज टू बी मेड रिलेटिंग टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, then the inclusion of such industries as the Tata Iron and Steel Company is obviously a purposive selection. For example, अगर स्टील इंडस्ट्री के हमें या आयरन इंडस्ट्री की इंडिया में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, स्टडी करनी है, तो उस वक्त इंक्लूजन जो कुछ इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, उसकी सिलेक्शन पर्पजिव सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ये इंडस्ट्री है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री है, इम्पॉर्टेंट ये कंपनी है इस फील्ड में. हाउएवर देयर इज अ कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन पर्पजिव सैम्पलिंग. इसमें कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी होती है, इसमें बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी होती है पर्सनल बायस की, पर्सनल इन्फ्लुएंस की, इन्वेस्टिगेटर के पर्सनल इन्फ्लुएंस की इस पर्पजिव सैम्पलिंग में. एज अ रिजल्ट इट लूजेज इट्स क्रेडिबिलिटी. इसकी वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो थोड़ा कम हो जाती है. Merits. This method is flexible to allow the inclusion of those items in the sample which are of special significance. ये मेथड जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. to allow the inclusion, ये मेथड फ्लेक्सिबल मेथड होता है ताकि इससे हम उन आइटम्स को सिलेक्ट कर सके जो स्पेशल सिग्निफिकेंस के होते हैं, स्पेशल इंपॉर्टेंस के होते हैं. सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डिलिबरेटली ट्यून टू द पर्पस ऑफ स्टडी. तो इसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं उन आइटम्स की जो यानी इसमें हम आइटम्स की जो सिलेक्शन है उसको हम डेलिबरेटली ट्यून कर सकते हैं, उसको इस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं या उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं जो पर्पस ऑफ द स्टडी को मैच करे. यानी सिलेक्शन ऑफ आइटम्स जो होता है उस मेथड को हम इस तरह से एडजस्ट करें ताकि वो स्टडी का जो पर्पस है, स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैच करे. इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल. ये एक सिंपल टेक्निक है सैम्पल को सिलेक्ट करने का. डिमेरिट्स. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स. यहाँ पर पॉसिबिलिटी है पर्सनल बायस की सिलेक्शन ऑफ आइटम्स में, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिलेक्शन ऑफ आइटम्स है इट होली डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल, होली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. तो यहाँ पर पर्सनल इन्फ्लुएंस, पर्सनल बायस आ सकता है इन्वेस्टिगेटर का बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस. तो चूँकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है पर्सनल बायस की, पर्सनल इन्फ्लुएंस की जो इन्वेस्टिगेटर का होता है यहाँ पर वो उसमें दाखिल हो जाता है. रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स बिकम्स डाउटफुल. तो जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी जो रिलायबिलिटी वो भी डाउटफुल फिर बन जाती है. यानी जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी फिर डाउटफुल बन जाते हैं, क्योंकि इसमें चूँकि इन्वेस्टिगेटर का इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही अपनी मर्जी के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करता है, तो उस वजह से इसमें रिजल्ट्स भी फिर डाउटफुल हो जाते हैं. स्ट्रैटिफाइड और मिक्सड सैम्पलिंग. This method of sampling is generally adopted when population consists of different groups with different characteristics. According to this method of sampling, population is divided into different strata having different characteristics, and some of the items are selected from each strata so that the entire population gets represented. ये मेथड जनरली उस वक्त अडॉप्ट किया जाता है जब पॉपुलेशन में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ये जब यूनिवर्स या पॉपुलेशन में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो इस मेथड के हिसाब से ये मेथड जो सैम्पलिंग का है इसमें हम पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. इसमें फिर पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट स्ट्रेटास में, हैविंग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच आइटम. और कुछ आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है हर एक स्ट्रेटा से, सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेड, ताकि पूरी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जा सके. ईच स्ट्रेटम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट प्रोपोर्शन इन द सैम्पल. हर एक स्ट्रेटम जो है, हर एक ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फिर सैम्पल में इन ए करेक्ट प्रोपोर्शन. To illustrate, suppose there are 50 students in class 11th. Out of them, 30 have studied mathematics and 20 have studied home science in their class 10th. Suppose, for example, there are 50 students in class 11th. Out of these 50 students, 30 have studied mathematics and 20 have studied home science in their class 10th. Thus, the population of 50 students gets divided into two strata. तो इस वजह से फिर ये पॉपुलेशन ऑफ 50 स्टूडेंट्स जो है इसको हम डिवाइड करेंगे दो ग्रुप्स में, दो स्ट्रेटास में, कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड 20 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली. 30 स्टूडेंट्स वो जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, 20 स्टूडेंट्स वो जिन्होंने होम साइंस पढ़ा है. फ्रॉम ईच ऑफ दीज स्ट्रेटा आइटम्स वुड बी सिलेक्टेड प्रोपोर्शनेटली
such that the population represents the characteristics of the entire population. तो फिर हर एक स्ट्रेटा से हम आइटम सेलेक्ट करेंगे प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ द ग्रुप, यानी फिर हम हर एक इनमें स्ट्रेटास में से दो स्ट्रेटा, एक तो 30 स्टूडेंट्स का है, दूसरा 20 स्टूडेंट्स का है, तो इसमें से इक्वल सैंपल ड्रॉ नहीं होगा दोनों में से, क्योंकि एक स्ट्रेटा में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में कम है, तो हर एक स्ट्रेटा में से प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्ट किए जाएंगे जो पूरे एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करें. If the total 50 students, if of the total 50 students only a sample of 5 students is to be selected, then we shall randomly select 3 out of the 5 strata, first strata comprising 30 students and 2 out of the second stratum comprising 20 students. अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट्स में से हमें सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का सैंपल सिलेक्ट करना है, तो हमें चाहिए कि हम रेंडमली सिलेक्ट करें 3 स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्ट्रेटा से, जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, यानी 1:10, हर 10 स्टूडेंट्स में से हम एक स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, और 2 आउट ऑफ द सेकंड स्ट्रेटम दूसरे ग्रुप में से, यानी जिसमें दूसरा स्ट्रेटा जो है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसका भी प्रोपोर्शन फिर आ जाता है 1:10, यानी एवरी 10 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना. हाउएवर आइटम्स में ऑल्सो भी सिलेक्टेड अनप्रोपोर्शनेटली, तो इसमें यह भी हो सकता है कि ये आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएं अनप्रोपोर्शनेटली फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा, तो हो सकता है कि हर एक ग्रुप से हम अनप्रोपोर्शनेट हिसाब से भी अनप्रोपोर्शनेटली हम आइटम्स सिलेक्ट करें हर स्ट्रेटा से. एन इन्वेस्टिगेटर में प्रेफर टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंगस्ट दोज हु स्टडीड मैथमेटिक्स एंड ओनली 1 फ्रॉम अमंगस्ट दोज हु स्टडीड होम साइंस. जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये अनप्रोपोर्शनेट है. इन्वेस्टिगेटर 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करेगा उन स्टूडेंट से, यानी पहले स्ट्रेटा से जिसमें मैथमेटिक्स जिन्होंने 30 स्टूडेंट्स ने पढ़ा था, और सिर्फ एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा उस ग्रुप में से, ग्रुप बी में से, जिसमें 20 स्टूडेंट्स ने होम साइंस पढ़ा था. द चॉइस विल बी गवर्नड बाय द नेचर ऑफ द इंक्वायरी एंड विजडम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. तो चॉइस यहाँ पर हम देखते हैं कि इट विल बी गवर्नड बाय द नेचर ऑफ द इंक्वायरी. इंक्वायरी किस टाइप की है उस हिसाब से डिपेंड करेगा, और विजडम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर किस हिसाब से सोचता है, हाउ डज ही select the sample. Stratified sampling is also called mixed technique of sampling because this method involves the mixture of both purposive sampling and random sampling. Stratified sampling जो है इसको mixed technique of sampling भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों methods involve हो जाते हैं, दोनों methods का mixture हो जाता है, जैसे कि purposive sampling और random sampling. The division of population into different strata is purposely done while selection of the items is done at random. The division of the population is into different strata is purposely done. ये जो पॉपुलेशन की डिवीजन है डिफरेंट स्ट्रेटास में, इसको पर्पसफुली डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटास में, मगर जो सिलेक्शन होती है आइटम्स को, उसको ये जो सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फिर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस, यानी सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इज डन ऑन एट रैंडम. ये जो सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर द सैंपल इट इज़ डन रैंडमली, इसको रैंडमली किया जाता है. हर एक आइटम को इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का सैंपल में, मगर जो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है स्ट्रेटास में, वो पर्पसफुली किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स. दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. इसकी का एक इंपॉर्टेंट मेरिट जो है वो ये है कि इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पॉपुलेशन के वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले ही पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटास में, तो फिर हर स्ट्रेटा से सैंपल यूनिट्स को ड्रा करते हैं. Second merit is on the basis of diverse characteristics of the population, a comparative analysis of the data becomes possible. क्योंकि diverse characteristics जो population के होते हैं उनके basis पे comparative analysis जो data का हो जाता है वो possible बन जाता है. On the basis of diverse characteristics of the population, क्योंकि population के diverse characteristics हो जाते हैं, उसके basis पे comparative analysis जो data की होती है वो possible बन जाती है. This method of sampling offers reliable as well as meaningful results. ये method sampling का जो होता है और ये हमें रिलायबल और मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. डिमेरिट्स जो इस मेथड के हैं वो हैं, दिस मेथड इज सूटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. ये मेथड उसी वक्त पॉसिबल है, उसी वक्त सूटेबल है जब हमें कंप्लीट नॉलेज होगी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के, उनके डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हमें कंप्लीट नॉलेज होगी तब ही हम इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं. क्योंकि जब हमें पता होगा, कंप्लीट नॉलेज होगी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द
पॉपुलेशन के, तो तब ही हम उनको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। देयरफॉर दिस इज अ लिमिटेड स्कोप, इस वजह से इसको लिमिटेड, इस मेथड का लिमिटेड स्कोप है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस बन जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ अनड्यू फेवर बन जाता है, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है यहाँ पर एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट। जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट स्ट्रेटास में, उस वक्त ये प्रॉब्लम क्रीप अप हो जाती है, ये बायस डेवलप हो जाता है। व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल इट मे बी डिफिकल्ट टू फर्दर डिवाइड इट इनटू स्मॉलर पॉट स्ट्रेटा। जब पॉपुलेशन ऑलरेडी स्मॉल होगी तो उस वक्त ये मुश्किल बन जाता है कि हम पॉपुलेशन को फर्दर डिवाइड करें स्मॉल ग्रुप्स में, स्मॉल पार्ट्स में। The principal merit of stratified sampling, it allows selection of such items which represent diverse characteristics of the population। यहाँ पर आप यहाँ राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसने ये नोट किया है, ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, इट अलाउ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, ये इस मेथड के ज़रिए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के ज़रिए से हम उन आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से इसके ये मेरिट्स भी हैं, मगर डिमेरिट्स भी हमने यहाँ पर नोट किए कुछ 3 डिमेरिट्स इसके। तो अगला क्लास हमारा होगा जो बाकी हमारे मेथड्स रहते हैं अभी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो वो हम अगले क्लास में देखेंगे।